I want to start this video with a saying that Nupur Sharma is a name of national saint. According to Article 19(1) of Indian Constitution, everyone has a right to express his words freely. यानी हर इंडियन के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच की राइट है। बट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19(2) आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर किसी के खिलाफ हेट स्पीच फैला नहीं सकते या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए आर्टिकल 19(2) के डिफेंट में सेक्शन 295A आता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने वाली शब्द इस्तेमाल करे या फिर किसी धर्म के खिलाफ डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क्स करे तो उसे और उसके डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क्स को जज किया जाएगा बाय द स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबल फॉर्म स्ट्रॉन्ग माइंडेड एंड करेजियस पीपल। क्या नुपुर शर्मा के कंट्रोवर्शियल रिमार्क को सेक्शन 295A के तहत जज की गई थी, जबकि नुपुर शर्मा खुलेआम सरेआम आर्टिकल 19(2) और सेक्शन 295A का उल्लंघन किया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन सारे सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि नुपुर शर्मा को लेकर कंट्रोवर्सी कहां से शुरू हुई थी। नुपुर को लेकर कंट्रोवर्सी की शुरुआत एक्चुअल में नुपुर शर्मा के कमेंट से नहीं हुई थी। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत ज्ञानवापी मस्जिद की इशू को लेकर शुरू हुई थी। अप्रैल के महीने में वाराणसी कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि काशी विश्वनाथ टेम्पल और ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स में एक वीडियोग्राफिक सर्वे कराया जाए। एक पिटीशन के बेसिस पर ये ऑर्डर दी गई थी। सर्वे में एक स्टोन ऑब्जेक्ट मस्जिद के वजू खाना में पाया गया, जिसको लेकर कुछ लोग क्लेम किया कि वो ऑब्जेक्ट एक शिवलिंग है और कुछ लोग क्लेम किया वो ऑब्जेक्ट एक फाउंटेन है। इस ऑब्जेक्ट को लेकर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी गई कि मस्जिद के वजू खाना में पाए जाने वाले स्टोन ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या है, एक शिवलिंग या फिर एक फाउंटेन। आइए पहले जान लेते हैं एक्चुअल में शिवलिंग कैसा दिखता है। ये जो ऊपर का पार्ट है इसे लिंगम कहते हैं और नीचे का पार्ट को योनि कहते हैं। ये दोनों पार्ट जिसके ऊपर रेस्ट यानी रहता है उसे पीठ कहा जाता है। देखिए ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट की केवल 2 पार्ट हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर का पार्ट लिंगम जैसे दिखता है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के नीचे के पार्ट यानी राउंड वाला पार्ट किसी भी एंगल से योनि की तरह नहीं दिखता। काशी विश्वनाथ टेम्पल के पुजारी यानी महंत राजेंद्र तिवारी और महंत गणेश शंकर जी का कहना है कि उन्होंने बचपन से ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाना को देखा है और इसमें पत्थर की संरचना यानी स्टोन ऑब्जेक्ट को शिवलिंग नहीं कहा जा सकता है। गणेश शंकर जी ने आगे चलकर ये कहा कि मस्जिद के वजू खाना में पाए जाने वाले स्टोन ऑब्जेक्ट एक्चुअल में एक फाउंटेन यानी फव्वारा है। और महंत राजेंद्र तिवारी जी ने ये कहा कि शिवलिंग जैसे दिखने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर स्टोन स्ट्रक्चर को शिवलिंग कहकर आइडेंटिफाई करना एक गलत है। बाय द वे, जब एक तरफ कुछ लोग ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाना में पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट को शिवलिंग कहकर क्लेम कर रहे थे ये बोलकर कि इस ऑब्जेक्ट का टॉप का पार्ट लिंगम की तरह दिखता है, तो इस एंगल से ये ऑब्जेक्ट एक शिवलिंग है। तो दूसरे तरफ कुछ लोग सोशल मीडिया यानी ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर इन लोगों का मजाक उड़ाया ये कहकर इस लॉजिक से कुछ भी शिवलिंग बन सकता है और शिवलिंग जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट भी पोस्ट करने लगे। तो ऐसा मजाक को देखकर कुछ लोगों का सेंटिमेंट हर्ट होने लगी और कहने लगे ये मेरा धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है।
मेरा भगवान शिव का मजाक उड़ाया जा रहा है। यहाँ पर इन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग कभी कभी थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल कर लिया करो, क्योंकि ये मजाक आपका धर्म या फिर भगवान शिव को लेकर नहीं है। ये मजाक उनको लेकर है जो शिवलिंग जैसे दिखने वाली हर ऑब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से शिवलिंग कहकर आइडेंटिफाई करते हैं और हर स्टोन ऑब्जेक्ट या फिर हर चीज़ में शिवलिंग ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। एट दैट टाइम मजाक के तौर पर शिवलिंग के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने वाले कुछ लोगों का खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया और कुछ लोगों को भी अरेस्ट किया गया, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के सोशल एक्टिविस्ट वकर भट्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के प्रोफेसर रतन लाल को भी अरेस्ट किया गया। गुजरात के AIMIM के लीडर दानिश कुरैशी को अरेस्ट किया गया। याद रहे सोशल मीडिया पर जो मॉकिंग यानी जोक चल रहा था वो सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाना में पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट को शिवलिंग कहकर आइडेंटिफाई करने वाली टॉपिक को लेकर। ये जहन में रखने वाली बात है कि सोशल मीडिया पर अलग से शिवलिंग या फिर भगवान शिव का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा था। बाय द वे, ज्ञानवापी मस्जिद के इशू को लेकर कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल पर एक्सट्रीम लेवल पर थी। इसके बाद इस कंट्रोवर्सी में एक और नई कंट्रोवर्सी यानी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा की एंट्री होती है। ऑन 26 में नुपुर शर्मा न्यूज 24 का ज्ञानवापी मस्जिद से रिलेटेड एक डिबेट प्रोग्राम में आती है और कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स देती है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और इस्लाम के बारे में। लेकिन न्यूज 24 का एंकर मानक गुप्ता ने नुपुर को पर्सनल कमेंट देने पर रोक लगाए थे, बट नुपुर को ये बात पसंद नहीं आया और डिबेट को बीच में ही छोड़कर चली जाती है। उसके बाद उसी दिन शाम का 7 बजे वो रिपब्लिक भारत के सेम इशू को लेकर डिबेट प्रोग्राम में आती है और सेम कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स देती है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और इस्लाम के बारे में। यहाँ पर भी रिपब्लिक भारत के एंकर ऐश्वर्या कपूर भी नुपुर को पर्सनल कमेंट ना करने की वार्न देते हैं, बट नुपुर डजंट स्टॉप हियर। ठीक उसी दिन नुपुर रिपब्लिक भारत से मधुमक्खी की तरह भनभनाती हुई जा पहुंची टाइम्स नाउ चैनल पर रात का ठीक 9 बजे सेम इशू से रिलेटेड डिबेट प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए और सेम कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स टाइम्स नाउ चैनल पर रिपीट करती है। अभी आप लोगों के मन में इस इंसिडेंट को लेकर क्या ख्याल आ रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और इस्लाम के बारे में कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स नुपुर शर्मा की स्लिप ऑफ टंग थी, यानी डिबेट पर बोलते बोलते गलती से नुपुर का जीभ फिसलकर एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट निकल गया। ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि नुपुर सेम डेट पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग न्यूज़ चैनल पर सेम इशू से रिलेटेड प्रोग्राम में हिस्सा लेकर सेम कंट्रोवर्शियल रिमार्क देती है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और इस्लाम के बारे में। इससे मालूम होता है कि नुपुर का ये प्लान पहले से ही सोचा समझा प्लान था। तो नुपुर शर्मा ऐसा कंट्रोवर्शियल रिमार्क क्यों दिया था? नुपुर के ट्वीट के अकॉर्डिंग ये बात सामने आती है कि नुपुर ये टॉलरेट नहीं कर पा रही थी कि उनके राय में कुछ लोग ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना में पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट यानी शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे थे और रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रहे थे। इसीलिए वो दूसरे धर्म के बारे में कंट्रोवर्शियल रिमार्क देने के लिए और रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए न्यूज़ चैनल पर मधुमक्खी की तरह भनभनाती हुई जा पहुंची थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रतन लाल, गुजरात का AIMIM लीडर दानिश कुरैशी, जम्मू एंड कश्मीर का सोशल एक्टिविस्ट वकर भट्ट के अगेंस्ट FIR दर्ज हुआ था सेक्शन 295A और सेक्शन 153A को वायलेट करने के बेस पर। इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 295A
और सेक्शन 153A। कोई अगर किसी भी धर्म के खिलाफ कंट्रोवर्शियल रिमार्क देता है या रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता है या फिर देश के अंदर कम्युनल डिसहार्मोनी फैलाने की कोशिश करता है, उसके अगेंस्ट FIR दर्ज होगी और कानूनी कार्रवाई चलेगी। इवन उसे जेल भी हो सकता है और फाइन भी हो सकता है। नूपुर क्या इन लोगों की तरह सेक्शन 295A और सेक्शन 153A को वायलेट नहीं किया था? अगर बाकी लोगों की तरह नूपुर के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया होता और जेल भेज दिया होता तो शायद पूरे देश या फिर 16 इस्लामिक कंट्रीज में नूपुर के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेकर इतना बवाल नहीं मचता। बाय द वे, इस घटना के बीच नूपुर शर्मा के साथ साथ BJP पार्टी के दिल्ली मीडिया हेड नवीन कुमार जिंदाल भी इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और माँ आयशा के बारे में काफ़ी सारे डिसरिस्पेक्टफुल ट्वीट किया था। बट एज अर्ली एज पॉसिबल न रूलिंग पार्टी BJP ने नवीन और नूपुर के खिलाफ कोई एक्शन लिया था, न BJP गवर्नमेंट ने कोई कानूनी कार्रवाई चलाई थी। बट एज लेट एज पॉसिबल रूलिंग पार्टी BJP और BJP गवर्नमेंट नूपुर और नवीन के खिलाफ तब एक्शन लिया जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और इस्लाम के बारे में नूपुर के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट वाली वीडियो और नवीन के डिसरिस्पेक्टफुल ट्वीट्स सोशल मीडिया पर वायरल चला गया। तब देश के अंदर और देश के बाहर यानी इस्लामिक कंट्रीज में नूपुर और नवीन को लेकर हंगामा बरपा था। तो इस घटना को मद्देनज़र रखते हुए ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरबिया, ओमान, मलेशिया, UAE, जॉर्डन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बहरीन, मालदीव्स, लीबिया, टर्की एंड इंडोनेशिया, टोटल 16 कंट्रीज इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ स्टेटमेंट दिया और इंडियन गवर्नमेंट से माफ़ी की डिमांड करी और कुछ देशों में बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स के नारे बुलंद होने लगा। यहाँ पर आप लोगों की जहन में एक बात डाल दूँ कि गल्फ कंट्रीज यानी बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया एंड UAE, इन सारे देश इंडिया के लिए कितना वैल्यूएबल है। ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडियन के अकॉर्डिंग इंडिया अपना 60% क्रूड ऑयल इन गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। साल 2018 में ओमान एक पोर्ट इंडिया को दिया था ताकि उस पोर्ट को इंडिया अपना मिलिट्री और लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए एक्सेस कर सके। MEA यानी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 76 लाख इंडियन मिडिल ईस्ट में रहते हैं फॉर एजुकेशन एंड वर्क। UAE और सऊदी अरबिया इंडिया के थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। साल 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक शॉकिंग फैक्ट रिवील किया था। इंडिया के 50% रेमिटेंस इनफ्लो इन गल्फ कंट्रीज से ही होती है। रेमिटेंस इनफ्लो को आसान भाषा में कहा जाए तो फॉरेन कंट्रीज में काम करने वाला कोई शख्स अपना अर्निंग्स को कैश या फिर कोई चीज़ों की शक्ल में अगर अपना देश में ट्रांसफ़र करता है तो इस प्रोसेस को रेमिटेंस इनफ्लो कहा जाता है। इस प्रोसेस में अपना देश के भी आर्थिक लाभ होता है। अप्रैल के 2021 में कतर के इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी द सोवरिन ऑयल फंड ऑफ कतर ने अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड में 25.1% शेयर पाने के लिए 450 मिलियन US$ का निवेश किया है। और भी बहुत सारे एडवांटेज हमारे देश इंडिया को इन गल्फ कंट्रीज से मिलती है, तो इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे किसी एक और वीडियो में। तो हम इंडियन को अब ये बात बखूबी समझ में आ गया कि गल्फ कंट्रीज इंडिया के लिए कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है। सो मोदी गवर्नमेंट एक्चुअल में किसी भी तरीके से इन इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ अपना रिलेशन को ख़राब नहीं होने देगी। फाइनली इन इस्लामिक कंट्रीज़ के रिएक्शन को मद्देनज़र रखते हुए मोदी गवर्नमेंट डैमेज कंट्रोल पर उतर आई। इंडियन एम्बेसी के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि नूपुर और नवीन के डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क्स को इंडियन गवर्नमेंट के व्यूज को रिफ्लेक्ट नहीं करता है और कहा ये रिमार्क्स एक्चुअल में फ्रिंज एलिमेंट यानी सड़क छप लोगों की है।
फाइनली ये बात तो हम लोगों को पता चला कि रूलिंग पार्टी बीजेपी की तरफ से नूपुर और नवीन जैसे फ्रिंज एलिमेंट यानी सड़क छाप लोगों को पार्टी के स्पोक्स पर्सन की पोस्ट में अपॉइंट किया जाता है। एट लास्ट नूपुर शर्मा और नवीन कुमार को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। नूपुर शर्मा ट्वीट के जरिए अनकंडीशनल एपोलॉजी की बात की और नवीन भी अपना ट्वीट डिलीट करके सिंपली माफ़ी मांगी। इसके बाद रूलिंग पार्टी बीजेपी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया ये कहते हुए कि बीजेपी सारे धर्मों को रिस्पेक्ट करती है और किसी भी धर्म को लेकर मॉकिंग यानी मजाक के सख्त खिलाफ है। फाइनली 8 जून को दिल्ली पुलिस ने नूपुर शर्मा के खिलाफ एक FIR दर्ज करी। तो आप लोगों को क्या लगता है, रूलिंग पार्टी बीजेपी धर्म को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है अपनी पॉलिटिकल फायदे के लिए? इन द कंक्लूजन, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी धर्म के खिलाफ या फिर किसी भी धर्म से जुड़े लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट का मॉकिंग करना यानी मजाक उड़ाना मुझे हरगिज पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा धर्म इस्लाम मुझे ये सिखलाता है सूरह अल काफिरून के जरिए, फॉर यू इज योर रिलीजन एंड फॉर मी इज माई रिलीजन। मतलब तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, मेरा दिन मेरे लिए। इसे आसान भाषा में कहा जाए तो जो इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं उनको उनके धर्म के मुताबिक चलने दो, और जो इस्लाम धर्म छोड़कर अलग धर्म से बिलोंग करते हैं वो उनके धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे, शांति से रहे और दूसरों को भी शांति से रहने दे। आई हैव एन अर्ज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट यू प्लीज यूज द सेक्शन 295A एंड द सेक्शन 153A in a proper way for the prosperity of India. जय हिंद, जय भारत।